अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो हमारा एक देखें पिंक पफर्स, ठीक है, एम्फाजिमा, तो पिम्फाजिमा, ठीक है। उसके बाद ब्लू ब्लोटर्स, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, बीसीबी, ठीक है, ब्लू ब्लोटर्स और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये निमोनिक्स हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, ये आप लाजमी देख लें, सही है ना। ठीक है। और इसके बाद रसल्स एंड मूड्स बॉडीज इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। याद रखें रसल्स एंड मूड्स बॉडी, ठीक है। रसल्स बॉडीज ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लार्ज इम्यूनोग्लोबिन कंटेनिंग इंक्लूजन बॉडीज फाउंड इन प्लाज्मा सेल, रसल बॉडीज आर फाउंड इन प्लाज्मा सेल, ठीक है। और इम्यूनोलॉजिक सेल बिकम्स द सो कॉल्ड बॉडी, ठीक है। इसको चलेगा भी हमने पढ़ा है। आगे देखें लिपशुट्स बॉडी, ठीक है, herpes सिम्प्लेक्स वायरस में होती है। और उसके बाद सीवेट बॉडी लैगन प्लेनस में, लैगन प्लेनस में स्वेट्स बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू सिक्लेरा होती है, ये तो मेरे और ब्रिटल बोन्स होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने उसमें दिया था, ये मेरी प्रेजेंटेशन भी थी। लेवी बॉडी पार्किंसनिज्म में होती है, नेगरी बॉडी रेबीज़ में होती है, एल्बर्ट्स डिजीज़ ब्रिटल बोन्स में होती है, ठीक है। एल्बर्ट्स बोन डिजीज़ ब्रिटल बोन्स में होती है, ठीक है। मासिव स्प्लीन इनलार्जमेंट माइलोफाइब्रोसिस, ये पहले भी आया था बोर्ड्स मोस्ट फेवरेट एमसीक्यू, दैट्स हाउ रिपीट इट अगेन एंड अगेन। मैसिव स्प्लीन एनलार्जमेंट, ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस, इसके अलावा भी हैं, हमने न्यूमोनिक पढ़ा था, स्प्लिनिक, ये देखें यहाँ भी हमने पढ़ा था मैसिव मैसिव स्प्लिनोमेगाली फ्लूइड थ्रिल, ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस। नोट दैट मैसिव स्प्लिनोमेगाली में स्प्लीन वेट ग्रेटर देन 1000 ग्राम्स, ठीक है। द मेन कॉजेज फॉर मासिव स्प्लिनोमेगाली आर सी एम एच, ठीक है, सी एम एच आर, देखें सी एम एच, तो सी एम एल, सी से सी एम एल माइलोफाइब्रोसिस एंड मलेरिया, एम से और हेरी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है, सी एम एच हेरी सेल ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस और मलेरिया और सी एम एल, ठीक है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मासिव स्प्लीन एनलार्जमेंट इस माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। फिर देखें बेस्टेट्स डिजीज़, माउथ सोर्स प्लस स्किन ब्लिस्टर्स, ठीक है, माउथ सोर्स क्रोनिक प्लस स्किन ब्लिस्टर्स, इसको कहते हैं बेस्टेट्स डिजीज़। इसमें मेरे ख्याल से वो भी ये बेस्टेट्स है ना, इसमें ये सिंड्रोम होता है, इसको माउथ, इसमें अल्सर्स होते हैं, स्किन रेश हो सकती है, स्किन ब्लिस्टर हो सकता है, इसके अलावा जेनाइटल सोर्स भी हो सकते हैं, अच्छा, और उसके अलावा आई के इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ठीक है, बेस्टेट्स सिंड्रोम में, ठीक है। और उसके बाद हीमोफीलिया देखें, हीमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, सही है ना। और उसके बाद स्टिमुलेशिया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और एक्यूट गouty आर्थराइटिस, यूरिक एसिड डिपॉजिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। गouty आर्थराइटिस में सीवियर हीमोलिटिक डिजीज़, फीटस इज आर एच पॉजिटिव एंड मदर आर एच नेगेटिव, सीवियर ये हीमोलिटिक डिजीज़ हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। सीवियर हीमोलिटिक डिजीज़ में फीटस इज आर एच पॉजिटिव एंड मदर आर एच नेगेटिव, ठीक है ना। और इरिथेमा मल्टीफॉर्म एंड टारगेट आइरिस बुल्स आई शेप्ड, ठीक है ना। इरिथेमा मल्टीफॉर्म में होता है टारगेट साइन बुल्स आई, ठीक है। नीमेनपिक डिजीज़ जेनेटिक डिफेक्ट इन द एंजाइम स्फिंगोमाइलिनेज, नीमेनपिक में स्फिंगोमाइलिनेज की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो नीमेनपिक्स डिजीज़ है, ठीक है ना, नीमेनपिक्स डिजीज़ ये देखें, ये नीमेनपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन होती है और स्प्लिनोमेगैली भी होती है, साथ में फॉर्म सेल्स होते हैं, ये देखें लिपिड लेडन फॉर्म्स मैक्रोफेजिस, लिपिड लेडन मैक्रोफेजिस, ये फॉर्म सेल्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक होते हैं ये फॉर्म सेल्स, ठीक है, एक दूसरे होते हैं, उनको कहते हैं कार्बन लेडन मैक्रोफेजिस, वो पता है कहाँ होते हैं, उनको कहते हैं एंथ्राकोसिस बोलते हैं उनको, कार्बन लेडन मैक्रोफेजिस एंथ्राकोसिस बोलते हैं उनको। लिपिड लेडन मैक्रोफेजिस आर फॉर्म सेल्स, ठीक है, ये नीमेनपिक में होते हैं और दूसरी चीज़ों जगहों में भी होते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है फिर, चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं मैक्यूला में, ठीक है, मैक्यूला में चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं नीमेनपिक डिजीज़ में। साथ में इनमें एंजाइम जो डेफिशिएंट एंजाइम होता है ना, ये देखें यहाँ से पूरा टेबल है इनका ना, ये देखें यहाँ से डेफिशिएंट जो एंजाइम है ना, डेफिशिएंट एंजाइम वो है हमारा स्फिंगोमाइलिनेज, ठीक है। और एक्यूमुलेशन जो होती है ना इसकी, एक्यूमुलेशन जो सबस्ट्रेट जिसकी एक्यूमुलेशन होती है ना, वो हमारा है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। ये नीमेनपिक ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है। इसके अलावा यहाँ देखें चेरी रेड स्पॉट्स जो है ना,
चेरी रेड स्पॉट्स हमारे टे-सेक्स डिजीज़ में भी होते हैं। ये देखें चेरी रेड स्पॉट्स, ठीक है। लेकिन इसका सिनेरियो कुछ और होता है। इसमें GM2 गैंग्लियोसाइड एक्यूमुलेशन होती है और हेक्सोस अमाइनिडेज ए की कमी होती है, ठीक है। टे-सेक्स, ठीक है, इसकी कमी होती है। तो ये आपने याद रखना है। ये देखें चेरी रेड स्पॉट्स ऑन मैक्यूला, ये देखें सेंटर में एक चेरी रेड स्पॉट बना हुआ है और ये देखें मैक्यूला, ठीक है। तो ये टे-सेक्स में भी है और निमैनपिक में भी ये होता है, सही है ना। और उसके अलावा ये है कि इसके अलावा देखें, अगर आपको एंजाइम याद रखना हो स्फिंगोमाइलिन, तो ये निमोनिक है नीमेन, ठीक है ना। जो नोमान है ना, नोमान हमारा नोमान भतीजा, नोमान पिक्स हिज नोज विथ हिज फिंगर, ठीक है, हिज फिंगर। तो ये स्फिंगोमाइलिनेज की इसमें डेफिशिएंसी होती है और स्फिंगोमाइलिन की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। तो ये देखें जो सिरामाइड है ना, स्फिंगोमाइलिनेज, ये देखें इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो इधर से नंबर 6 पॉइंट पे ये डेफिशिएंसी होती है निमैनपिक में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और ये चेरी रेड स्पॉट लाजमी याद रखना, निमैनपिक में भी होता है और टे-सेक्स में भी, ऊपर टॉप पे जो है उस पर भी होता है, ठीक है। टे-सेक्स डिजीज डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम हेक्सोस अमाइनिडेज, ये वही है। टे-सेक्स भी हमने पढ़ा। हेक्सोस अमाइनिडेज ए जो होता है ना, वो कम होता है और उसमें फिर क्या होती है, GM2 गैंग्लियोसाइड की एक्यूमुलेशन होती है। निमैनपिक और टे-सेक्स दोनों में चेरी रेड स्पॉट होता है, याद रखना, और दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ें न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन विटामिन ई डेफिशिएंसी, ठीक है। इन विटामिन B12 deficiency there are neurological signs as well, but the scenario will be clearly pointing out towards vitamin B12 deficiency. Don't get confused, ठीक है। तो अगर खाली न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन टाइप आ जाए तो ठीक है ना, विटामिन ई करते हैं। लेकिन विटामिन B12 में भी न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं। 1 मिनट में आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो विटामिन ई देखें, विटामिन ई जो है टोकोफिरोल और टोकोट्रिनोल बोलते हैं इसको। इसका फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसी और मेम्ब्रेन्स को फ्री रेडिकल डैमेज से, ठीक है। ये देखें ER को डैमेज से बचाता है, ठीक है। जो विटामिन ई है ना, वो आरबीसी को डैमेज से बचाता है, ठीक है। अच्छा, ये और मेम्ब्रेन्स को भी, ठीक है। इसके अलावा देखें डेफिशिएंसी क्या करती है। इसकी डेफिशिएंसी जो है हिमोलिटिक एनीमिया, एकेंथोसाइटोसिस, मसल वीकनेस, डिमाइलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम्स, और पोस्टीरियर कॉलम्स की जब डिमाइलिनेशन होती है तो डिक्रीज पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंस कम हो जाता है एंड स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया भी हो जाती है। तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। ये देखिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ द ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ द विटामिन ई में प्रेजेंट सिमिलर टू विटामिन B12 बट without megaloblastic anemia, hypersegmented neutrophils and increased serum methylmalonic acid, ठीक है। तो ये डिफरेंस है विटामिन ई और विटामिन B12 में, ठीक है। अगर सिनेरियो दिया जाता है अनीमिया के साथ दिया जाता है न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स, तो आपने विटामिन बी क्लिक करना है। अगर अनीमिया नहीं है, खाली न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स है, तो आपने विटामिन ई क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टॉक्सिसिटी देखें। विटामिन ई की ये जो टॉक्सिसिटी है, एक्सेस जो है, ठीक है, ये अगर हाई डोज में दिया जाए तो ये अल्टर करता है विटामिन के जो मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से क्या होता है पता है, वारफरीन हिट हो जाता है। वारफरीन अपना काम तेज़ कर देता है, यानी वारफरीन की एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो उसकी डिग्रेडेशन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि अभी इससे पहले कि मैं आपको विटामिन जो बी पूरा बता दूं, देखें ओवरव्यू ऑफ द विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स फेट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। फेट सोल्यूबल जो है डेका, डी, के, ठीक है। ये जो है ना 4 है सिर्फ, ठीक है। और ये है कि ये डिपेंडेंट होते हैं जो अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए गट पे और पेंक्रियाज पे, ठीक है। टॉक्सिसिटी मोर कॉमन होती है फेट सोल्यूबल विटामिन्स की, क्योंकि फेट सोल्यूबल विटामिन्स जाके फेट में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसके अलावा देखें इनका जो फेट सोल्यूबल विटामिन का जो
है ना, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स या स्टीटोरिया यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या सीलिएक डिजीज़, और मिनरल ऑयल इनटेक कैन कॉज फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसीज। ठीक है, आप मिनरल ऑयल इनटेक ले लो या आपको मेल एब्जॉर्प्शन कोई सिंड्रोम हो या स्टीटोरिया हो तो आपको क्या होता है, आपको विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये देखें, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 1 मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स विथ स्टीटोरिया, ठीक है, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और सीलिएक डिजीज़, और नंबर 2 मिनरल ऑयल इंटेक। ठीक है, इसमें फिर इसके अंदर फिर देखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस अलग है, ए करके लिखो इसको, और सीलिएक डिजीज़ अलग है, बी करके लिखो इसको। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और उसके बाद देखें वाटर सोल्यूबल वाइटामिन में पूरी बी वाली लाइन है, साथ में सी है, बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। ठीक है, ये देखिए विटामिन बी प्लस सी आर, इनको कहो आप WBC। ठीक है, फिर बी की वो सारी लाइन आती है B1 B2 B3। अच्छा, साथ में ये भी देखें कि विटामिन बी वाटर सोल्युबल विटामिन जो है ना, ये वॉश आउट वेरी इजीली, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, और एक्सेप्ट B12 एंड B9 को फोलेट बोलते हैं, और B12 को क्या बोलते हैं, कोबालामीन। ठीक है, तो इनके अलावा बाकी सब वॉश आउट हो जाते हैं ईजिली। ठीक है, B12 is stored in liver for 3 to 4 years. B9 is stored in liver for 3 to 4 months. याद रखें, 3 to 4 years B12 और 3 to 4 months B9 folate। ठीक है, B complex deficiencies often result in dermatitis, glossitis and diarrhea। ठीक है, DGD डायरिया हो सकता है, इनसे ग्लोसाइटिस हो सकता है, और ठीक है ना, डर्माटाइटिस हो सकता है। अच्छा, ये लोग जो है ना, ये जो वाटर सोल्युबल विटामिन है, ये एज अ कोएंजाइम के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड एक कोएंजाइम है। ठीक है, और प्रिकर्सर टू कोएंजाइम यानी FAD और NAD। ठीक है ना, ये देखें FAD और NAD ये प्रिकर्सर टू कोएंजाइम भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोएंजाइम भी हो सकते हैं ये, और कोएंजाइम भी हो सकते हैं, और प्रिकर्सर टू कोएंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रिकर्सर टू कोएंजाइम ये हो सकते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं विटामिन बी को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम जाएंगे जाके कि ये देखें, अभी विटामिन B12 देखें, B12 को कोबालामीन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके फंक्शंस में देखें, ये एक कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है फॉर मिथियोनिन जो है ना, उसकी सिंथेसिस में। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट होता है ये DNA सिंथेसिस के लिए। ठीक है, विटामिन B12। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और उसके बाद देखें डेफिशिएंसी में इसकी वही बात है, मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, हाइपर सेगमेंटेड, इसमें न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे आपको, और उसके बाद पेरेस्थीसियास होंगे, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखें जब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन कैसे होगी, डिजेनरेशन ऑफ डोर्सल कॉलम्स, लेटरल कॉलम्स एंड स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो ड्यू टू एबनॉर्मल माइलिन की वजह से। ठीक है ना, उसके बाद इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड होगा। ठीक है, मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स। ठीक है, अलॉन्ग विद सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, और प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी हो ना, तो ये इरिवर्सिबल नर्व डैमेज करता है विटामिन B12 में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें विटामिन B12 के बारे में थोड़ा सा और, जिसमें MCQs भी आ सकते हैं इसमें, कि एनिमल प्रोडक्ट्स में ये होता है सेंसिटाइज ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका बहुत बड़ा रिजर्व पूल होता है 3 से 4 साल का। ठीक है, उसके बाद स्टोर्ड इन प्राइमरीली इन लिवर। ठीक है, डेफिशिएंसी काज बाय मेल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम्स हैं, स्प्रू हो गया, एंट्राइटिस हो गया, डायफाइलोबोथ्रियम लेथरम इन्फेक्शन हो गया, एक्लोरीडिया हो गया, और उसके बाद बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो गया। ठीक है, अल्कोहल एक्सेस हो गया, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, देखें इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर तो इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई हो तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, इसमें भी B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ टर्मिनल इलियम, अगर सर्जिकल रिजेक्शन हुई हो टर्मिनल इलियम की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई मांस वगैरह की वजह से, तो टर्मिनल इलियम की कमी हो गई हो, रिजेक्शन हुई है, तो भी विटामिन B12 ठीक है ना,
की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल इलियम पे ही तो विटामिन B12 वो होता है एब्जॉर्ब, सही है ना। तो ये देखें, ये हमारा निमोनिक भी था, ठीक है ना। तो डाई जीफोल TB, ठीक है, डाईजीफोल TB। तो ये देखें, ड्यूडिनम और आयरन, ठीक है। जो जो है ना, ड्यूडिनम आयरन जो है ना, वो ड्यूडिनम में, जिजुनम में फोलेट, और B12 जो है ना वो टर्मिनल इलियम में, ठीक है। और बाइल साल्ट्स, बी फॉर B12 BBT, इसको आप TB को BBT कर दो तो B12 और बाइल साल्ट्स इन टर्मिनल इलियम, ठीक है। बाइल साल्ट्स के साथ ये विटामिन B12 जो है ना टर्मिनल इलियम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूडिनम आयरन डाईजीफू BBT, ठीक है। ये हमने बनाया था एक जो क्या कहते हैं उसको, निमोनिक टाइप, ठीक है। तो डाईजीफू BBT, ठीक है। तो ये देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर टर्मिनल इलियम एब्सेंस हो तो बाय B12 तो टर्मिनल इलियम में ही एब्जॉर्ब होता है। तो सर तो कैसे इसकी फिर एब्जॉर्प्शन हो सकती है, तो फिर कमी हो जाएगी, ठीक है। सर्जिकल रिजेक्शन हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज़ में हो सकता है, ठीक है। टर्मिनल इलियम का कोई फंक्शन लॉस हो सकता है। सर्टेन ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन और इनसफिशिएंट इनटेक यानी वेगनिज़म में भी जो है ना कुछ लोग बनते हैं ना बड़े क्या बनते हैं ना कि वेजिटेरियंस, ठीक है ना। तो उनमें ये B12 की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। और उसके बाद एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ डायग्नोस्टिक फॉर परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ हम देख लेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर के, ठीक है। और उसके बाद फोलेट सप्लीमेंटेशन कैन मास्क द हेमाटोलॉजिक सप्लीमेंट्स और B12 डेफिशिएंसी बट नॉट द न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स। यार ये याद रखना, इसमें से MCQs आ सकते हैं आपको, ठीक है। कहता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आप सिनेरियो विल बी क्लियरली पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स B12 डेफिशिएंसी। आप परेशान ना हो, उसमें एनीमिया भी हो सकता है, इसमें ई में एनीमिया नहीं होता, ठीक है। एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है, इंक्रीज मेलानिन पिगमेंटेशन होती है। एडिसन्स डिजीज़ में इंक्रीज मिलेनिन पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। एल्बिनिज्म एंड वाइटिलिगो डिक्रीज मिलेनिन पिगमेंटेशन, ठीक है। ये देखें, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एडिसन्स डिजीज़ और एल्बिनिज्म, ठीक है। तो विटामिन B1 डेफिशिएंसी बेरी हो जाती है, ठीक है। विटामिन क्या B1 की डेफिशिएंसी से बेरी आपको हो सकती है, ठीक है। बेरी बोलेंगे, बेरी B1 आखिर में B1, ठीक है। इस तरह आप करेंगे तो बेरी आखिर में जो वो आई है उसको 1 बना दें तो B1 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसकी वजह से वर्निकी कोर्सकोफ सिंड्रोम हो सकता है, कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटेक्सिया हो सकता है, ठीक है। ड्राई बेरी हो सकती है, पॉलीन्यूरोपैथी है, सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग भी हो सकती है। और वेट बेरी हो सकती है, हाई आउटपुट कार्डियक आउट फेलियर हो सकता है इसमें एडिमा के साथ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सही है। तो इसमें आपने क्या चीज़ें फंक्शन देखें, एज अ को फैक्टर फॉर सेवरल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम रिएक्शंस, ठीक है। BF ब्रांच चेन कीटो एसिड, अच्छा इसको छोड़ दो, ये बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। बेरी होती है, आपने इस तरह याद रखना है कि इससे बेरी होती है, ठीक है। उसके बाद हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म बाय रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड थायराइडाइटिस में ना थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट जो होता है ना, इसका ऑटो एंटीबॉडीज़ का कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है। तो ये इसलिए हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में हाइपोथायराइडिज्म होती है, यानी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है ना हाइपोथायराइडिज्म को कोर्ट मार्शल करती हैं, ठीक है। सॉरी, थायराइड को, जिसकी वजह से थायराइड में की कमी होती है और ऑटो एंटीबॉडीज़ की ज़्यादती होती है, ठीक है। प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म एडिनोमा, ठीक है। उसके बाद सीडोपैराथायराइडिज्म डिफेक्टिव एंड ऑर्गन रिस्पॉन्सिवनेस टू PTH, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद शॉक प्रोग्रेसिव स्टेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, शॉक की जो प्रोग्रेसिव स्टेज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
तो अभी ये देखें सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी। कंबाइंड का मतलब इसमें बी भी नहीं है, टी भी नहीं है, ठीक है, उसमें एब्सेंस होता है, ठीक है। उसके बाद एक्रोमेगैली देखें और जाइगेंटिज्म देखें। एक्रोमेगैली में इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, दोनों में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, दोनों में, ठीक है, एक्रोमेगैली में भी और जाइगेंटिज्म में भी। लेकिन एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो उसको एक्रोमेगैली बोलते हैं, ठीक है ना। और चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए बिफोर फिजिकल क्लोजर तो उसको जाइगेंटिज्म, फिर जाइंट बनता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। हाइपोवोलेमिक शॉक में ब्लड लॉस, उसके बाद रिकेट्स, फेलियर ऑफ ऑस्टियोइड टिश्यू टू कैल्सिफाई, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमने पढ़ा था, B12 में भी पढ़ा था हमने। देखें कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, B12 में। B9 में भी देखें कि मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। लेकिन B9 और B12 में क्या फ़र्क है? नो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स इन B9, ठीक है। B12 में न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखें वो B12 एनिमल प्रोडक्ट था ना, ये देखें। लेकिन जो B9 है ना, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फोलेट बोलते हैं इसको B9 को, फॉर्न इन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, सही है ना। ये देखें इसको फिर